बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब देखने वाले एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मोहम्मद व अला आलिहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि। अस्सलाम वालेकुम। एडवोकेट मोहम्मद आसिफ असलम। आप हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं जिसका नाम है लॉ प्रोफेशनल एजुकेशन बाय सर आसिफ। स्टूडेंट की भरपूर फरमाइश पे हमने सिलसिला शुरू किया हुआ है कि उनको सिविल, क्रिमिनल, फैमिली और हर तरह की जो भी उनकी ड्राफ्टिंग है उसको इंग्लिश में भी और उर्दू में भी उनको पूरी की पूरी ड्राफ्टिंग प्रोवाइड करेंगे। तो आज हम सिविल फैमिली ड्राफ्टिंग उनको दे रहे हैं, फैमिली एक सूट दे रहे हैं। ये 2 सूट्स का मजमुआ है। एक है कि सूट फॉर द रिकवरी ऑफ डाउरी आर्टिकल के वो सामान जहेज़ की वापसी चाहती है बीवी, और दूसरा चाहती है कि डेजोल्यूशन ऑफ मैरिज ऑन द बेसिस ऑफ खुला, कि खुला तलाक़ लेना चाहती है खुला की बुनियाद पर। तो हमने ये देखना है। तो अब हम इसको वक्त ज़ाया किए बिना देखते हैं कि सबसे पहले आपने क्या लिखना है। बिस्मिल्लाह। ये सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अपना नाम लिखा शेख मोहम्मद आसिफ असलम एडवोकेट, मोबाइल नंबर लिखा। आपने ये नहीं लिखना, ये दोनों नहीं लिखने, ना बिस्मिल्लाह लिखनी ना ये लिखना। ये मैंने इसलिए लिखा क्योंकि ये हमारी पेज रिकॉर्डिंग है तो इसमें मेरा चेहरा नज़र नहीं आता, तो मैंने नाम इसलिए लिखा कि ताकि ये रिकॉर्डिंग हमारे चैनल की प्रॉपर्टी है। इसलिए आपने सबसे पहले जिस कोर्ट में मुकदमा लिखना होता है, अब या आप चले जाएं उस पिछले उन 2 वीडियोस के ऊपर के जो मैंने आपको शुरू में बताई थी कि दावा लिखने का तरीका क्या है, और जो केस लॉज की एक अलग वीडियो बताई थी उसमें जाए 3 वीडियो में, तो उसमें सारी डिटेल बताई, उसको ज़रूर देखें। सबसे पहले आपने उस कोर्ट का नाम लिखना है जिसके अंदर आप दावा दायर कर रहे हैं। तो मैंने लिखा इन दी कोर्ट ऑफ फैमिली जज खानपुर। बड़ी कीमती बात कि इस एक लाइन की वजह से आप मुकदमे के फ़ैसले से पहले अगर मुखालिफ वकील के जहन में आ गया या जज साहब के जहन में ख़ुद आ गया, वो आपका बना बनाया जीता जताया केस आपको खारिज कर देंगे। हमने कई मरतबा ऐसा किया है कि मुखालिफ वकील का ये देखते हैं कि उसने किस कोर्ट को मुखातिब किया। वो अक्सर लिख देते हैं इन दी कोर्ट ऑफ सीनियर सिविल जज खानपुर, या जो भी शहर है उसका लिख देते हैं। अब जबकि हकीकत यही है ज़्यादातर पंजाब में कि जो सिविल जज है वही मजिस्ट्रेट होता है, वही फैमिली जज होता है, वही सिविल जज होता है, वही रेंट कंट्रोलर होता है। मगर क्योंकि जो आप उससे रिलीफ मांग रहे हैं, जो दावा उस पर दायर कर रहे हैं, उसको उसी कैपेसिटी में पुकारेंगे, उसी अथॉरिटी से पुकारेंगे। तो एक फैमिली दावा है तो आप सीनियर सिविल जज नहीं लिखेंगे बल्कि फैमिली जज लिखेंगे। हाँ, अगर आप सिविल जज लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं इन दी कोर्ट ऑफ सिविल जज फर्स्ट क्लास, मगर स्लैश डाल कर आप ये लिखेंगे, या वैसे आगे लिख देंगे विद द पावर ऑफ फैमिली जज, विद द पावर ऑफ फैमिली जज। फैमिली का लफ्ज़ अगर नहीं आया, आपका दावा किसी भी स्टेज के ऊपर जीता जताया हार जाएगा। तो मैंने हम खानपुर से तो खानपुर लिखा, ये जगह मैंने जगह छोड़ दी ताकि टिकट वगैरह लगती है। अब आप पहले अपनी क्लाइंट का नाम लिखें, मुद्दई का नाम लिखें या मुद्दईया का नाम लिखें। तो मैंने लिखा आमना बीबी, तो पहले नाम लिखेंगे, मैंने लिखा आमना बीबी, फिर उसकी वल्दियत लिखेंगे, मैंने लिखा डॉटर ऑफ आमिर रहमान, फिर उसका हम ज़ात लिखेंगे, मैंने लिखा कास्ट जट, फिर लिखेंगे कि वो उसकी रिहाइश कहाँ पर है, तो मैंने लिखा रेजिडेंट ऑफ अख्तराबाद खानपुर, फिर उसका शनाख्ती कार्ड नंबर लिखेंगे, फिर मोबाइल नंबर, ठीक। फिर ब्रैकेट में लिखेंगे प्लेंटिफ। उसके बाद फिर हम लिखेंगे कि वर्सेस, मैंने वर्सेस लिखा। फिर इसके बाद लिखेंगे कि जिसके ख़िलाफ़ वो दावा दायर कर रही है, यानी मुद्दा अलह के डिफेंडेंट का नाम लिखेंगे। उसी तरीके से पहले नाम लिखेंगे, मैंने नाम लिखा सुल्तान खान, फिर उसकी वल्दियत लिखेंगे सन ऑफ करम खान, फिर उसकी ज़ात लिखेंगे कास्ट क्या है बलोच, फिर उसकी रिहाइश लिखेंगे रेजिडेंट ऑफ सिटी टाउन खानपुर, उसका मोबाइल लिखेंगे। अगर मियाँ बीवी है तो या बहुत करीबी रिश्तेदार है तो आपने मोबाइल ज़रूर लिखना है, वरना अगला वकील ये कहेगा कि सर ये उस पर दावा तो दायर कर रहा है, ख़ास तौर के ऊपर जो लेन देन के मामला होते हैं उसमें कहते हैं इसने इतनी बड़ी रकम तो उसको दी, या बीवी को कहेंगे या शोहर को कहेंगे कि इनका इतना करीबी रिश्ता था कि ये उनके साथ रहते रहे, इनको उसका मोबाइल नंबर भी नहीं आता, ये ज़रूर लिखना होता है। तो फिर आगे लिखेंगे ब्रैकेट में डिफेंडेंट। तो पहला दावा हमारा किस चीज़ का है, हम कर रहे हैं पहला दावा कि सूट फॉर दी रिकवरी को हम दावा कर रहे हैं रिकवरी के लिए ऑफ दी डाउरी आर्टिकल्स, उसका सामान जहेज़
एज मैंशनड, जैसा कि मेंशन किया गया है इन दी लिस्ट मार्क ए, जो लिस्ट मार्क ए में है, आर देयर अल्टरनेट प्राइस, या उनकी मुतबादल कीमत कितनी है, 34,39,650 रुपये। ये बड़ी कीमती बात मैं आपको बता रहा हूँ। अक्सर लोग लिख देते हैं 5 लाख, 10 लाख, 2 लाख। राउंड फिगर में कभी ना लिखें, बल्कि आप क्या लिखें, उसको इस तरह लिखें 2,25,600 कुछ, ताकि अगला वकील ये एतराज़ करता है कि सर ये कैसा इत्तफाक है कि सारा सामान जहेज़ वो एक राउंड फिगर के अंदर आ गया, लिख दिया 7 लाख का दिया और लिस्ट भी ऐसी बनाई कि उसका वो बन गया। तो ऐसा कभी भी आपने नहीं करना। तो इस तरह राउंड फिगर में नहीं, बल्कि इस तरीके से आपने देना है कि वो अलग अलग जो है डिजिट में वाज़िया हो। इसके बाद है हमने अगला दूसरा इसका दावा है सूट फॉर दी, कि मुकदमा है हमारे पास किस चीज़ के लिए, सूट फॉर दी डेजोल्यूशन ऑफ मैरिज, कि वो मैरिज की डेजोल्यूशन चाहती है, तलाक चाहती है ऑन दी बेसिस ऑफ खुला खुलिया की बुनियाद पर। तो हमने क्या लिखा, दी प्लेंटिफ, जो प्लेंटिफ है रिस्पेक्टफुली श्वेत, वो बाइज्जत तरीके से बताती है, या यूँ भी लिख सकते हैं दी प्लेंटिफ रिस्पेक्टफुली स्टेट्स एज अंडर, यूँ भी लिख सकते हैं। पहला क्या है, दैट कि दी प्लेंटिफ एंड द डिफेंडेंट, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट वर मैरिड, इनकी शादी हुई टुगेदर इकट्ठे एट खानपुर में ऑन 20 दिसंबर, 20 दिसंबर को 2020 को, अकॉर्डिंग टू दी मुस्लिम राइट्स, RITES लिखना है, ताकि मुस्लिम रस्म व रिवाज के मुताबिक, मुस्लिम अकायद के मुताबिक, ये नहीं लिखना RIGHT, वो बन जाएगा हकूक। तो राइट्स RITES, मुस्लिम रस्म व रिवाज के मुताबिक, द निकाह नामा, जो निकाह नामा है इज़ अटैच विद द प्रिंट, और प्रिंट के साथ अटैच किया है, या यूँ लिख देते सर्टिफाइड कॉपी ऑफ निकाह नामा इज़ अटैच विद द प्रिंट, ये लिखेंगे, क्योंकि पहला ही सबूत ये होगा कि अगर वो मियाँ बीवी स्टैब्लिश तो पहले करें कि मियाँ बीवी हैं या नहीं। वो कैसे स्टैब्लिश होगा, कि जब वो अपना निकाह नामा देंगे तो पता तो चले कि ये मियाँ बीवी हैं भी या नहीं है। दूसरी चीज़, दैट फॉर अबाउट 2 ईयर, के 2 साल तक दी रिलेशंस, जो ताल्लुक़ थे बिटवीन दी पार्टीज़, पार्टियों के दरमियान, रिमेन्ड क्वाइट कॉर्डियल, वो बहुत ही गहरे दिलो जज्बात के साथ रहे, बट देर आफ्टर, लेकिन उसके बाद, दी डिफेंडेंट बिगेन टू बीट, डिफेंडेंट ने, शोहर ने मारना शुरू कर दिया दी प्लेंटिफ यानी कि अपनी बीवी को, विदाउट एनी रीज़न, बगैर किसी वजूहात के। आगे आ गया तीसरा, दैट दी प्लेंटिफ, जो प्लेंटिफ है रिक्वेस्टेड, वो रिक्वेस्ट करती रही दी डिफेंडेंट, अपने शोहर से, डिफेंडेंट से, टू स्टार्ट ए हैप्पी वेडिंग लाइफ, हम अपनी खुशियों भरी एक शादीशुदा ज़िंदगी शुरू करते हैं विद हर, मेरे साथ, एंड आल्सो टेल हिज ऑल डिमांड, और तुम अपनी पूरी डिमांड तो मुझे कम से कम बताओ कि बतौर शोहर तुम क्या डिमांड रखते हो, वट एवर, सो जो भी तुम्हारी कोई डिमांड हो। देन द डिफेंडेंट टोल्ड हर, तब शोहर ने, डिफेंडेंट ने उसको बताया, दैट ही इज़ इन द रिलेशन, कि मैं ताल्लुक़ में हूँ, ऑफ अनदर लेडी, एक दूसरी औरत के साथ। अगर तो आप उस औरत का नाम जानते हैं और वाकई इतना कन्फर्म है कि वाकई आपके शोहर के उस औरत से ताल्लुकात है, तब उसका नाम लिख देना। अगर नहीं है और आपने वैसे किसी का नाम लिख दिया बग़ैर किसी तहकीक के, तो जब उसके पास, औरत के पास जाएगी ये बात, तो वो आपके ख़िलाफ़ दावा दायर कर देगी कि इसने मेरी इज़्ज़त को क्यों उछाला है। अनदर लेडी, दूसरी औरत से उसने कहा, शोहर ने कहा मेरे ताल्लुकात हैं, एंड ही इज़ गोइंग टू मैरी हर, और शोहर ने कहा मैं उस औरत से शादी करने जा रहा हूँ। देन दी प्लेटिफ एंड हिज फैमिली एंड हर फैमिली, तो मुदैया यानी बीवी और उसके घर वालों ने अप्रोच दी डिफेंडेंट, उन्होंने शोहर के पास वो गए, एंड रिक्वेस्टेड टू लीव फैमिली, एंड रिक्वेस्टेड टू लीव, और उसको रिक्वेस्ट की कि छोड़ दे, सच लेडी, उस लेडी को, एज मैंशनड अबाउ, जिसका ऊपर मेंशन किया गया, जिसका जिक्र किया गया, बट द डिफेंडेंट, लेकिन जो डिफेंडेंट यानी शोहर है, इज़ नॉट रेडी, वो तैयार नहीं है, टू लीव सच लेडी, उस औरत का पीछा छोड़ने के लिए।
अब तीसरा है सफ़ा और चौथा हमारा पैरा है, उसमें क्या है कि दैट 2 months बिफोर, 2 महीने पहले, द डिफेंडेंट जो शोहर है फाइनली अनाउंस्ड, उसने ऐलान कर दिया दैट ही इज़ गोइंग टू मैरी, वो तो शादी कर रहा है, सच लेडी, उस औरत के साथ, विद इन द पीरियड ऑफ 6 month, सिर्फ 6 महीने के अंदर अंदर। एंड ही स्टार्टेड, और उसने शुरू कर दिया कॉर्लिंग, बिला वजह झगड़े, विद द प्लेंटिफ से यानी बीवी से, एंड फाइनली और आखिरकार टर्नड हर आउट, और उसको आउट ऑफ द डोर, और उसको घर से धक्के मारकर निकाल दिया, अपने दरवाजे से निकाल दिया। उसके बाद है 5वां फ़िक्रा, दैट फ्रॉम द डेट ऑफ हर एक्सपल्शन, कि जैसे ही उसको उस तारीख से जिससे उसको निकाला गया था, फ्राम हर हस्बैंड हाउस, अपने शोहर के घर से, द प्लेंटिफ यानी कि वो मुद्दइया बीवी, एंड हर फैमिली, और उनका ख़ानदान, फैमिली मेम्बर्स हैव बीन अप्रोचिंग, वो बार बार रब्ता कर रहे हैं, दी डिफेंडेंट, उस डिफेंडेंट से यानी शोहर से, रिक्वेस्टिंग हिम, उसको गुजारिश कर रहे हैं, टू टेक द प्लेंटिफ, कि इस बीवी को ले जाओ, विद हिम, अपने साथ, बट टू नो अवेल, लेकिन कोई सूद नहीं, कोई भी काम नहीं, कोई भी बात नहीं बन रही, यानी बेसूद हो गई बात। छठा, दैट ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस पीरियड के दौरान, द डिफेंडेंट नेवर प्रोवाइड, जो डिफेंडेंट है वो ख़र्चा ही नहीं दे रहा, द प्लेंटिफ का, एनी सिंगल रुपी, 1 रुपया भी, ऑफर मेंटेनेंस, उसके नॉन नफ़े का, एंड इज़ नॉट रेडी, और वो तैयार भी नहीं है, टू लीव सच लेडी, उस औरत का पीछा छोड़ने के लिए वो तैयार भी नहीं। 7वां, दैट के द प्लेंटिफ एंड हर पेरेंट्स, मुद्दइया और उसके वालदैन, आर नॉट रेडी, अब वो सब तैयार नहीं है, टू कंटिन्यू सच फ्रूटलेस रिलेशन, के इस बेसमर रिश्ते को मज़ीद आगे बढ़ाने के लिए भी ये तैयार नहीं है, विद द डिफेंडेंट के साथ, एंड नो, और अब, द प्लेंटिफ इज़ रेडी, प्लेंटिफ जो है, एंड नो, और अब, द प्लेंटिफ इज़ रेडी, प्लेंटिफ तैयार है, फॉर द रेजोल्यूशन ऑफ प्लेंटिफ्स मैरिज, के प्लेंटिफ को तलाक दिलवाई जाए, विद द डिफेंडेंट से। 8वां है हमारे पास, दैट द प्लेंटिफ इज़ रेडी, प्लेंटिफ तैयार है, टू लीव हर डावर, वो अपने समान जहेज़ को, वो अपने समान जहेज़ नहीं बल्कि यहाँ पर क्या है, हक महर, समान जहेज़ बीवी की मलकियत होता है, वो उसको वापस मिलता है। हाँ, जो उसने हक महर लिखवाया था, अगर वो तलाक लेती है तो उसको हक महर छोड़ना पड़ता है। तो आप यहाँ पे यूँ भी लिख सकते हैं, दैट द प्लेंटिफ इज़ रेडी टू सरेंडर हर डावर, यूँ भी लिख सकते हैं, या यूँ भी लिख सकते हैं, दैट द प्लेंटिफ इज़ रेडी, प्लेंटिफ तैयार है, टू लीव हर डावर, कि वो अपना जो है हक महर छोड़ देगी, इन ल्यू ऑफ द रेजोल्यूशन ऑफ मैरिज, किसके बदले में, ल्यू किसके बदले में, रेजोल्यूशन ऑफ मैरिज, तलाक के बदले में, ऑन द बेसिस ऑफ खुला, जो खुला के ज़रिए वो लेना चाहती है। उसके बाद ये है कि अगला फ़िक्रा नंबर 9 ये है कि दैट एट द टाइम ऑफ प्लेंटिफ मैरिज, प्लेंटिफ की मैरिज के वक्त, ठीक है, द पेरेंट्स ऑफ द प्लेंटिफ, जो वालदैन थे प्लेंटिफ के यानी कि बीवी के, गेव हर मल्टीपल आइटम्स, उन्होंने बहुत सा सामान दिया, एज द डावरी आर्टिकल्स, सामान जहेज़ के तौर पर, एज आर मैंशनड इन लिस्ट मार्के, जो लिस्ट मार्के में बताया गया है, विद प्राइस अमाउंट, जिनकी प्राइस अमाउंट क्या थी, 34,39,650 रुपये। ये यहाँ तक आया रेसिप्ट, और उसकी जो रसीदें हैं आर अटैच विद द सूट, ये सूट के साथ लगी हैं। अब बड़ी कीमती बात, अगर तो आपके पास जो क्लाइंट आए, अब पहल तो बात ये कि आप सच्ची बात लिखें, झूठा केस ही ना करें, ये बहुत बड़ा गुनाह है। और उससे ये पूछें, भाई बीवी अगर आती है कि मेरा सामान जहेज इतना दिया था, तो उससे ये पता करें कि मुझे ये बताओ तुम्हारे वालिदैन क्या काम करते हैं, तुम कितने बहन भाई हो, कवारे कितने हो, तुम्हारी बहनें कितनी हैं,
कभी ऐसा ना हो कि उनके वालदैन लड़की के वो घरों में काम करते हों या मामूली मुलाजिम हों, उसके बहन भाई मज़ीद भी कवारे बैठे हों और लड़की कहे कि मैंने 50 लाख का, 34 लाख का, 30 लाख का मैंने जो है वो सामान जहेज़ भी लेकर आई थी। तो ये कैसे मुमकिन है कि इतने बच्चों को छोड़ कर के ये इतनी लाडली थी कि सारा सामान कर्ज़ा वगैरह उठाकर, सूद पे उठाकर इसको दे दिया गया? ऐसा नहीं, ठीक है। तो उसकी हैसियत के मुताबिक आपने ये करना है। तो उसने ये, और अगर तो रसीदें हैं तो मैंने ये क्या कहा है कि रसीदें साथ लगानी हैं। तो रसीद साथ लगाने का मकसद ये होगा कि आपके पास प्रूफ होगा कि ये रसीदें आपने साथ लगाई है। पैरा नंबर है 10, दैट दी फादर ऑफ द प्लेंटिफ, ये आपने ज़रूर इस्टेब्लिश करना है कि उसके वालिद या जो उसके घर वाले क्या काम करते थे। तो यहाँ पर लड़की के वालदैन बड़े अमीर हैं। दैट दी फादर ऑफ द प्लेंटिफ, जो प्लेंटिफ के वालदैन हैं, वालिद जो है, उसका वालिद जो है, इज़ ए लैंड लॉर्ड, वो एक ज़मींदार है, एंड बिजनेसमैन, और बड़ा बिजनेसमैन है। दस लिहाजा ही है सफिशेंट सोर्स, उसके पास बहुत ही ज़्यादा ज़रिया है ऑफ इनकम का, पैसों का। एंड फॉर प्रोवाइडिंग हर, ताकि उसने वो प्रोवाइड करे हर उसको द डावरी आर्टिकल्स, वो डावरी आर्टिकल्स एज आर मैंशनड, जो मेंशन किए हैं, जो हमने लिखे हैं इन द लिस्ट मार्क ए में। सो द प्लेंटिफ इज़ द लीगल, जो मुद्दइया है, जो बीवी है, वो लीगल ऑनर, वो कानूनी वारिस है ऑफ सच डावरी आर्टिकल, उन समान जहेज़ की। एंड हैंस इज़ लीगली इंटाइटल्ड, और इसीलिए वो लीगली हक रखती है, इंटाइटल्ड हक रखती है, टू रिकवर देम बैक, अपना सामान जहेज़ वापस ले। 11वां, दैट द काज ऑफ एक्शन, जो झगड़ा है, ये ज़रूर लिखना होता है। ये आप उस वीडियो में पीछे जाएंगे जो मैंने 3 वीडियो बताई थी, उसमें ये सारी चीज़ें बताइए, वो ज़रूर देखें, वरना ज़िंदगी भर हर जगह पे हर दावे में गलतियाँ करेंगे। दैट द काज ऑफ एक्शन, जो झगड़े की वजह है, अरोज़, वो शुरू हुई फर्स्ट टाइम, पहली मरतबा, व्हेन द डिफेंडेंट, जब डिफेंडेंट ने उसने अनाउंस किया दैट ही इज़ गोइंग टू मैरी सच लेडी, कि मैं तो उस औरत से शादी करने जा रहा हूँ, लेडी एज मैंशनड अबव, जिसका जिक्र ऊपर किया गया है। एंड फाइनली, और आखिरकार, व्हेन द डिफेंडेंट फाइनली डिक्लेयर्ड, और जब डिफेंडेंट ने, शोहर ने वाज़ ऐलान कर दिया दैट ही इज़ नॉट रेडी, कि वो बिल्कुल तैयार नहीं है, टू लीव विद द प्लेंटिफ, अपनी इस बीवी के साथ रहने को बिल्कुल तैयार नहीं है। एंड सच काज ऑफ एक्शन इज स्टिल कंटिन्यू, और ये जो काज ऑफ एक्शन है, ये जो बिनाए दावा है, ये जो झगड़े की वजह है, ये अभी तक जारी और सारी है। उसके बाद है 12वां, दैट द डिफेंडेंट एंड प्लेंटिफ, डिफेंडेंट और प्लेंटिफ आर रिजाइडिंग इन खानपुर, वो खानपुर में रहते हैं। एंड द मैरिज वाज आल्सो परफॉर्म, और जो शादी भी की थी वो भी इन खानपुर में की थी। सो द कोर्ट है जुरिस्डिक्शन, कोर्ट को समात का अख्तियार है, टू ट्राई द सूट, ताकि वो सूट की समात करे, उस दावे की समात करे। अब आगे है हमारे पास 13वां फ़िक्रा, दैट द वैल्यू ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, जो सब्जेक्ट मैटर है, यानी जो ये दावा है, इसकी वैल्यू, द सूट की, फॉर द पर्पज़ ऑफ कोर्ट फीस की मकसद के लिए, इज़ फिक्स्ड, वो फिक्स की जाती है। मैंने यहाँ पे जगह छोड़ दी क्योंकि मौजूदा 15 रुपये है, मगर आगे जो है चलकर ये वीडियो कब तक देखी जाएगी, तो आगे चल के ज़्यादा हो जाए, तो इसलिए मैंने इसकी जगह छोड़ दी। वाइल फॉर द पर्पज़ ऑफ कोर्ट जुरिस्डिक्शन, एक तो वो कोर्ट जुरिस्डिक्शन के लिए, और कोर्ट फीस के लिए जो है वो फ़िक्स की जाती है। इज़ फिक्स्ड एंड पेड, वो फिक्स भी की गई और वो अदा भी कर दी गई। इन इट इज़ देयर फॉर, इसलिए लिहाजा रिस्पेक्टफुली परेड, बहुत आज़ाना इस्तदा की जाती है। दैट ए डिक्री, कि जो डिक्री है, फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, शादी की तलाक के लिए, ऑन द बेसिस ऑफ खुला की बुनियाद पर। एंड द डिक्री फॉर द रिकवरी ऑफ डावरी आर्टिकल, और जो डावरी आर्टिकल समान जहेज़ की जो डिक्री है, एज मैंशनड इन लिस्ट मार्क ए, जो लिस्ट मार्क ए में बताई गई है। आर देयर अल्टरनेट प्राइस, या उनकी मतबादल कीमत भी पास वो डिग्री जारी की जाए, इन फेवर ऑफ द प्लेंटिफ, किसकी, मैंशनड इन द लिस्ट, जो लिस्ट मार्क ए में बताई गई है। आर देयर,
अल्टरनेट प्राइस, उसकी अल्टरनेट प्राइस बी पास्ट, वो जारी की जाए इन फेवर ऑफ द प्लेंटिफ, प्लेंटिफ के हक में, बीवी के हक में, एंड अगेंस्ट द डिफेंडेंट, और शोहर के ख़िलाफ़ विद कास्ट, और जुर्माना भी उसको किया जाए। अब यहाँ पे आ गया आमना बीबी थ्रू प्लेंटिफ, आमना बीबी प्लेंटिफ जो है थ्रू एडवोकेट का नाम आ गया, मैंने अपना नाम लिख दिया, यहाँ पे डेट आ गई। ये वेरिफिकेशन ज़रूर करनी है, वेरिफिकेशन कि वेरीफाइड, ये बात वेरीफाई की जाती है, हल्फन इसकी तस्दीक की जाती है कि वेरीफाई एट खानपुर के खानपुर में की गई दिस 21 ऑफ द मार्च, 21 मार्च 2026 को, दैट द कंटेंट ऑफ द पैराज, जो पैरावार जो है उसका जो मतन है, उसका जो कंटेंट है इन दी सूट में आर ट्रू, वो बिल्कुल सच्चा है, टू माई नॉलेज एंड बिलीफ, मेरे नॉलेज और बिलीफ के मुताबिक। आगे है कि आमना बीबी प्लेंटिफ, ये हमने लिखा, तो ये दावा था जो हमने इसमें ये लिखा है। तो ये इसकी 3 वीडियो आपने ज़रूर देखनी है। तो ये दावे का हमने आपको ड्राफ्ट दिया, बाकी इसकी बहस भी कि बहस कैसे की जाती दावों में, उसके बाद उसकी जरा तैयार करना, उसके ऊपर जो एग्ज़ामिनेशन चीफ करवाना, ये फिर आगे कोर्ट प्रैक्टिस के अंदर में इंशाल्लाह देखेंगे। बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।